नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सीसीटीवी फुटेज मिल चुके हैं राहुल गांधी की एसआईटी को और अब एक्शन तेज हो गया है। राहुल गांधी की एसआईटी वोट चोर भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करेगी, ऐसी खबरें अब जोर पकड़ चुकी हैं और इस बात का फिर परिस्थितिजन्य साक्ष्य अगर कहें कि गिरफ्तारी का माहौल बन चुका है, तो साक्ष्य ये है कि मोदी के नेता अदालत भगे हैं। किस लिए? अग्रिम जमानत के लिए। अग्रिम जमानत के लिए अगर मोदी के नेता अदालत भाग रहे हैं, तो ये संकेत है, स्पष्ट संकेत है कि गिरफ्तारी होने वाली है। और अगर इनकी गिरफ्तारी होती है, हालांकि अदालत भाग रहे हैं, तो मैं फिर शुरू में ही कह दूं कि मेरे भीतर का एक जो सिक्स्थ सेंस कहता है, छठी इंद्रिय कहती है, वो ये है कि अदालत से अग्रिम जमानत मिल जाएगी। भाजपाई हैं, मोदी के नेता, इनको राहत नहीं मिलेगी। ये अव्वल दर्जे के नागरिक, बाकी तो दोयम दर्जे के नागरिक, इनको राहत मिलेगी। आज लिखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है मिलेगी। नोट करिएगा, हम गलत होंगे तो उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। जब मैं गलत साबित होऊंगा, मुझे खुशी होगी अगर गलत साबित हुआ। और अगर ये गिरफ्तार हुए तो ज्ञानेश भी सल्तिया नहीं बच पाएंगे। ये सारा जो हमने आपको अभी बताया ओपनिंग में डिटेल, ये सब कुछ आज हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री का हिस्सा है। तो हेमंत भाई को ले आइए। आज सुबह से इतनी व्यस्तता मेरी है कि उसमें भूल गया हेमंत जी को लाना। स्वागत है हेमंत भाई। मैं खबर बस आपको एक दिखा दूं, एक अखबार की कटिंग दिखा दूं, क्योंकि इस खबर को कोई फॉलो कर नहीं रहा है एक्सप्रेस को छोड़ करके। आलंद वोटर डिलीशन केस, कर्नाटका एसआईटी साइट्स सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम फार्मर एमएलएज होम। और इसी में आप नीचे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे फोटो के नीचे देखिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका लगा दी गई है। ये जो छोटा छोटा फोटो के नीचे लिखा है वो पूरा मेरे ही पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी क्लोजअप में सारा पढ़ करके हेमंत जी बताएंगे। एंटीसिपेटरी बेल लगाने का मतलब है, इसके बेल के लिए याचिका लगाने का मतलब है कि गिरफ्तारी की आहट है, दहलीज पर हथकड़ी लेके कोई आने वाला है। और इसीलिए कहा कि ज्ञानेश का बचना मुश्किल है। लेकिन इस देश में ये फिर, अगर मैं अब ईमानदारी से अपने मेरी दिल की बात अगर आप पूछेंगे, तो मैं फिर दिल की बात कह दूं कि ज्ञानेश 100% बचेगा। ये जो जिन पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, 100% ये बचेंगे। एसआईटी हो सकता है फंस जाए, जो जांच कर रही है। आगे चल करके एसआईटी के अफसर फंस जाए, वो आईपीएस जो एसआईटी में वो फंस जाए। आगे चल करके आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री फंस जाए, अशोक वानखेड़े फंस जाए। ये सब मुमकिन है, क्योंकि हमने आपको एक बड़ा कार्यक्रम, मैंने बताया ना, चुनाव के समय जब पैसा बट रहा है सरकार के खजाने से, इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती। सब ये छोटा हो गया फिर आज। हेमंत भाई, मैं आपको भी बता दूं, ऑफिशियली चुनाव के समय महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाला जा रहा है। ये सुन के मुझे इतनी बड़ी हैरानी हुई कि ये शायद 47 के बाद ये नहीं हुआ होगा। खाते में पैसा डाला जा रहा है और पहले फेज के बाद सेकंड फेज के पहले भी डाला जाएगा, और बिहार में वही योजना। खैर चलिए इसी पर आते हैं। जरा बताइए पूरी एसआईटी की कहानी, किस्सा क्या चल रहा है वो बता दीजिए। आशीष भाई नमस्कार। हाँ। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जैसे कि अपने पहले भी चर्चा हुई, इस मामले को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। जो अलंग कंस्टिट्यूंसी जहां पे वोट चोरी का आरोप लगा था, वहां के बेसिकली जो तत्कालीन 4 बार के विधायक थे बीजेपी के, ठीक, सुभाष गुट्टेदार, उनके अलंग स्थित घर से सीसीटीवी की फुटेज उन्होंने काबू की थी एसआईटी ने कुछ दिन पहले, शायद लास्ट वीक अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जब हमने शो किया। तो अब एंटीसिपेटरी बेल फाइल, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट भी बदले थे, एक लैपटॉप भी पकड़ा गया था अगर आपको ध्यान हो तो फुटेज फुटेज की डीवीआर, जो वीडियो रिकॉर्डर जो होता है घर के अंदर, वो भी एसआईटी ने अपने काबू में ले लिया था। तो अब सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटे जो है पंचायत समिति के मेंबर है हर्ष गुट्टेदार, और एक लोकल ठेकेदार है त्रिपुरेंद्रा,
उन तीनों ने स्पेशल कोर्ट के अंदर एक एंटीसिपेटरी बेल लगाई है जिसको अग्रिम जमानत कहते हैं। उस पर जब बहस हुई तो अदालत में जो है एसआईटी ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल का विरोध किया, ठीक, और तमाम उसके कारण बताए। और इन्होंने कहा कि साहब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जो मेरे से जो जांच होनी थी, जो सर्च वारंट था इनके पास, वो कलबुर्गी का था, और इन्होंने जांच कर दी, सर्च कहाँ किया, मेरे आनंद स्थित घर में। तो भाई एक बात बताओ, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो आनंद में कर दिया तो क्या हो गया? सर्च कोई अंदर तक घुसे नहीं। जो कागज कथित तौर पे जल रहे थे वो वोटर लिस्ट थी, ठीक। और आप जानकर सारे दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे, हालांकि इस देश में आजकल स्तब्ध रहने का छोटा शब्द हो गया। पूरे आनंद असेंबली कंस्टिट्यूंसी के अंदर 254 बूथ थे। ये खेल बताता हूं आपको क्या है, 254 बूथ थे, और वहां पर 6018 एप्लीकेशन फाइल की गई वोट कटवाने की, ठीक, और केवल 24 उनमें से वैलिड पाए गए। यहां तक चलो छोड़ दीजिए इस बात को। जो 6018 एप्लीकेशन लगाई गई थी, उनमें ना तो एप्लीकेशन करने वाले को पता, यानी कि मैंने आवेदन किया आशीष चित्रांशी की वोट कटवाने का, ना तो मुझे पता इस बात का, और ना आशीष चित्रांशी को पता कि उनका वोट कटवाने किसी ने आवेदन दिया है। तो ये फाइल कैसे हुए, समझ रहे बात को? आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो फर्जी फोन नंबर, फर्जी आइडेंटिटी के जरिए, अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्टरल रोल्स है, जहां पूरा सिस्टम था, क्या वो कंप्रोमाइज था, और क्या उसमें इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत थी? ये तो लार्जर सवाल आएगा ना। तो इन दोनों ने क्या कहा, इन तीनों ने, जब एंटीसिपेटरी बेल पे चर्चा हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि साहब इन्होंने मेरी जांच गलत की है, मेरे घर की सर्च जो है वो गलत की, कलबुर्गी का सर्च वारंट था और आनंद में इन्होंने जी की। इस पर जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट, उसने पहले तो केस डायरी मांगी कि भाई आप केस डायरी दीजिए जो एसआईटी जांच की। और एक पुलिस, आपको पता है ना पुलिस केस की एसआईटी होती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। सुभाष गुट्टेदार जी कह रहे हैं कि हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2023 में जो पहली एफआईआर लॉन्च की गई थी उसमें तो हमारा नाम ही नहीं है। तो एफआईआर तो आशीष भाई 1000 दिखा सकता हूं आपको, 1 लाख और 1 करोड़ दिखा सकता है कोई भी आदमी, कि हर एफआईआर में नाम देना जरूरी नहीं होता। एफआईआर इज जस्ट ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन में जुड़ते हैं ना, जुड़ते भी जाएंगे, घटते भी जाएंगे। हटते मैं भी आपका नाम हुए। लिखवा दूं फर्जी, जुड़ते भी जाएंगे, घटते भी जाएंगे, जैसे जैसे जांच बढ़ेगी। अब उसकी भी सच्चाई जान लीजिए। एसआईटी ने क्या जवाब दिया कि साहब जो इस पूरे मामले की जो 6018 वोट कटवाने का खेल था, इसकी प्रारंभिक जांच हुई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक, कर्नाटका के द्वारा, और उसमें ये चीजें सच पाई गई थी, जिसके बेसिस पे जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी थे उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तो इसमें जो आनंद के जो कांग्रेस कैंडिडेट है, जो अब एमएलए है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, ईसीआई के ऑफिशियल्स ने की थी। तो कोर्ट ने पूछा, फिर ध्यान से सुनिएगा, जो आपने शुरुआत में ओपनिंग में की, मैं वहीं आ रहा हूं तथ्यों के साथ। आपने कहा था ना कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो कोर्ट ने पूछा फिर कि भाई फिर इतनी देरी क्यों हुई, इनको एफआईआर में नेम करके इनके यहाँ जांच में इतनी देरी क्यों हुई? फिर एसआईटी ने बताया कि साहब 2023 में एफआईआर दर्ज हुई थी, तब से हम बीसियों बार चिट्ठी लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तमाम डिटेल्स मांगने के लिए, डेटा मांगने के लिए, डिजिटल लोकेशंस मांगने के लिए, और वो हमें नहीं मिल रही, इसलिए देरी हुई। तो इस पर अदालत ने जो सुनवाई है उसको फिलहाल के लिए एडजर्न कर दिया है अगली तारीख के लिए। किस बात पे? कि इनको गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अदालत ने यह भी कहा कि जो इनके ऊपर धाराएं लगाई गई सुभाष गुट्टेदार पे, उनके बेटे पे, उस सारे पे, वो तो सारी की सारी बेलेबल है, ध्यान रखिएगा, बेलेबल है सारी धाराएं। तो इन्होंने कहा कि केस अभी प्रोसीड कर रहा है, जांच अभी जारी है, हमने अभी डीवीआर के तमाम चीजों को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसको फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया है। तो इट्स ए प्रोसेस। फॉरेंसिक एनालिसिस के ना भेजो और सीधा पकड़ लो, फिर आप कह दोगे कि आपने जांच पूरी नहीं कराई, आप कैजुअल हो। तो ये सारी कार्रवाई, तो एक बात बिल्कुल मान के चलनी पड़ेगी आशीष भाई, आपने जो कहा, एक तो जो वोट चोरी में कथित तौर पे लाभार्थी हो सकते थे, शब्द ध्यान से सुनिएगा, लाभार्थी, संभावित लाभार्थी, उनके अंदर भगदड़ मच गई है, इसमें तो कोई शक नहीं। आदमी एंटीसिपेटरी बेल के लिए कब जाता है? जब उसके ऊपर फंदा टाइट होने की आशंका हो जाती है, जब उनको एसआईटी एक्टिव दिखाई देती है कि यार ये तो मामला, क्योंकि जब वो कहीं जांच कर रही थी एसआईटी, उसी दौरान आपको पता है, मैंने बताया था पिछले शो में, कि जब जांच कहीं और कर रहे थे, उनको पता लगा
कि आनंद का जो तत्कालीन एमएलए था गुट्टेदार, उसके घर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जलाए जा रहे हैं, तो एसआईटी तुरंत भागी वहां से, और वो जले हुए, अर्ध जले और बिना जले, वो सारे के सारे कागज बरामद कर लिए, और उनमें से कथित तौर पर बहुत सारी वोटर लिस्ट थी। अब आपने जो कहा ना उस बात को, उसको आगे वो कैसे, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, इलेक्शन कमीशन के ऐप, उस पर कोई व्यक्ति अप्लाई कर सकता है वोट डिलीशन, तो कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं। डबल ऑथेंटिकेशन होता है, 2 वे, आप कर सकते हैं। तो आपको तो मैसेज आया नहीं, आपकी वोट कटवाने का मैसेज दे दिया, और जिसके नाम से किया जा रहा है उसको भी मैसेज नहीं आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई। तो क्या जो इलेक्शन कमीशन का पूरा सिस्टम है वो इतना कंप्रोमाइज्ड है कि वहां कोई भी कुछ खेल कर जाए, या इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो मिले हुए थे? सवाल छोड़ रहा हूं आपके लिए। दूसरा, 254 बूथ हैं एक कंस्टिट्यूंसी में, हर एक बूथ पे नाम कटवाने का खेल कैसे हुआ ये बताइए? हो सकता है 20 पे कटवा लो, आप 30 पे कटवा लो, 50 पे कटवा लो, अक्रॉस दी बोर्ड 254 बूथों के ऊपर, एक आनंद कंस्टिट्यूंसी में 254 ही बूथ थे, और हर बूथ के ऊपर वोट कटवाने का ये खेल हुआ, ना कटवाने वाले को पता, ना कटने वाले को पता, और एप्लीकेशन फाइल हो रही। जब उसकी जांच हुई तो पता लगा कि 24 केवल वैलिड है, उसके अलावा सारी की सारी एप्लीकेशन बोगस है, एक जगह से की गई। ये छोटा मामला नहीं है, ये केवल आनंद के लिए नहीं हो सकता। इतना इनोवेशन, इतना दिमाग कोई कैसे लगा सकता है? तो आपको नहीं लगता क्या पूरे कर्नाटक में ऐसी कोई ब्रैकेट दी गई होगी उस समय तक कथित तौर पे, कि जिसने जो कुछ करना कर लीजिए? और क्या आपको लगता है ये मामला केवल सुभाष गुट्टेदार तक सीमित रहेगा, और लोग नहीं फंसेंगे इसमें? और पिछली मैंने शो में आपको ये भी बताया था कि 2 कंस्टिट्यूंसी और साथ लगती, उन पे भी एसआईटी ने जीरो इन कर लिया है कि या वहां भी गड़बड़ हुई है, और एक व्यक्ति जो था उनका एलाइज था, जो कॉल सेंटर वाला, उसका लैपटॉप भी बरामद कर लिया, अकाउंटेंट का, जहां से पैसे गए कथित तौर पर। तो ये मामला आशीष भाई इतना छोटा नहीं। हो सकता है आपकी धाराएं अवेलेबल हो, लेकिन अगर आप इस मामले को खोलते चलोगे, और इसके तार जितने, मैंने उस दिन भी आपको एक बात कही थी कि एसआईटी बनी है केवल आनंद के लिए, पहले तो उसका स्कोप बनाना पड़ेगा, उसको पैन कर्नाटका करना पड़ेगा, ठीक, और फिर वो जांच का बड़ा दायरा, टीम भी बड़ी चाहिए, प्रोफेशनल्स भी बहुत ज्यादा चाहिए, और इस जांच में केवल आईएएस आईपीएस तरह के लोग नहीं, इसमें आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी उन सब लोकेशंस की जांच के लिए, कि वो कहां कहां वो कॉल सेंटर्स थे, या एक इसी कॉल सेंटर से सारा खेल हो रहा था। उस दिन मैंने आपको बताया था कि इसी कॉल सेंटर से जो ये पकड़ा गया था, और वो बंदा भाग गया दुबई में, उससे 2 और कंस्टिट्यूंसी में भी खेल करने की सूचनाएं और सबूत एसआईटी को मिल चुके हैं। तो मामला छोटा नहीं है, ये किस तरीके से अपने, जिसको कंक्लूजन कहते हैं आप, अपनी परिणति तक पहुंचेगा, वो देखना बहुत रोचक होगा। क्योंकि जो इन्होंने उसको क्या बोलते हैं, उसको अरेस्ट के खिलाफ, कि अरेस्ट ना हो उसके लिए अग्रिम जमानत फाइल की है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि भगदड़ मच चुकी है जिनके ऊपर वोट चोरी के आरोप है, और ये बात बहुत दूर तक जाएगी। देखिए, भगदड़ कितनी मची है वो तो आगे की बात है, लेकिन ये आनंद नहीं, ये पूरे कर्नाटक की हर विधानसभा में ये प्लानिंग हुई होगी। ये जो बनाया गया इतना बड़ा प्लान, ये हर विधानसभा में हुआ होगा। एक डेटा सेंटर, कॉल सेंटर जिसको कह रहे हैं आप, एक डेटा सेंटर या कॉल सेंटर जो भी है, उसके अगर सभी लोग आ जाएं, हत्थे चढ़ जाएं, तो पता नहीं कितने डेटा सेंटर खुलेंगे, और सारे खुलेंगे तो हर सीट का सबूत मिलेगा। हर सीट पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, उसकी वजह आनंद में पकड़ा गया, यहीं पर चूक हो गया। फिल्म देखोगे ना, विलन कहता आप लोग तो प्लान, पकड़ा गया आदमी, उस आदमी को निपटा दो, उस टाइप का है। बिल्कुल मैं बताऊं, बेसिकली फिल्मास्टिक ही देश चल रहा है आजकल, पूरा देश फिल्मास्टिक चल रहा है। अदालत ने पूछा, अदालत को लेकर के जब आता है नाम अदालत का ना, तो समझ लो कि रोम रोम पुलकित हो उठता है मेरा। पूछा ना कि इतने तेज से क्यों, और धाराएं गैर जमानती हैं, धाराएं बढ़ती भी घटती हैं। अब ये बात हम जज साहब को थोड़ा बताएंगे, जज साहब को पता होगा। धाराएं भी बढ़ती और घटती हैं, और आरोपी भी बढ़ते घटते हैं। तो गैर जमानती रहेंगी इसकी गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो कहा, इतनी देर से 2023 का मामला, 2023 से 20 चिट्ठियां लिखने के बावजूद
सहयोग नहीं किया, सहयोग न करने पे तो एफआईआर में उसका भी नाम होना चाहिए था, जो सहयोग नहीं किया है, लेकिन उसका नहीं है। यही कांग्रेस की, मैं एक बात कहूं, कांग्रेस की इसी कमजोरी का आज देश भुगतान कर रहा है। अगर कांग्रेस कमजोर नहीं होती, कांग्रेस का ये जो एक है कांग्रेस के नेताओं का, बस अपना माल आ रहा है, माल छानते रहो, पैसा, और जो हो रहा है चलने दो, तो इस देश में संघ नहीं होता, ये भाव नहीं होता तो संघ नहीं होता। आज आज जो हालात है, ये हालात नहीं होते। तो जो कांग्रेस का तरीका है ना कि चलने दो, उसी वजह से, नहीं तो अफसरों का नाम होता भाई। भाजपा शासित राज्यों में देखिए अफसर कैसे उल्टे टांग दिए जाते हैं, अगर वो उनके कार्यकर्ता के रूप में न काम करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो संविधान के खिलाफ जाते हैं तब टांगे जाते हैं, उनके कार्यकर्ता के रूप में न काम करें तो टांग दिए जाते हैं। और यहाँ पे उनके कार्यकर्ता के रूप में संवैधानिक निकाय में बैठे लोग काम कर रहे हैं, तो आप आज तक उनका नाम नहीं ला पाए। और देरी की बात पर मैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम केस की कल सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। एक ही बात बताऊंगा, लोअर कोर्ट के जज साहब हैं, लोअर कोर्ट के, और हम सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं। 5 साल बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 5 साल बाद, चंद्रचूड़ वगैरह सब बयान लेके जा चुके हैं। 5 साल बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि दरअसल ये शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये दंगा नहीं करने वाले थे, ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जज साहब ने एको बार नहीं पूछा कि पुलिस साहब, ये 5 साल बाद आपको पता चला, 5 साल लगते हैं पता चलने में, सबूत कहां है, सबूत कहां है? मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं, लोग कहेंगे कि हम विषय छोड़ रहे हैं, विषय नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल विषय आजकल देश में इतना बड़ा हो चुका है कि हर विषय एक दूसरे से कनेक्टेड है। आगे क्या होने वाला है, मैं उसकी आहट बता रहा हूं। जज साहब ने नहीं पूछा कि भाई साहब 5 साल बाद कल रात में कौन आया था, वही के जो चंद्रचूड़ के सपने में आता था, वही आपके भी सपने में आया था? किसने बताया कि सरकार गिराने वाले थे? क्या सबूत है आपके पास? जज साहब कुछ नहीं पूछे कि हाँ, जब पुलिस साहब बोल रहे हैं तो सही है बोल रहे होंगे। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन दोनों की जिरह का एक भी जवाब नहीं था, एक भी जवाब नहीं था दिल्ली पुलिस के सामने। लेकिन जज साहब ने कहा चलो अगली तारीख पे आते हैं यार, कि ज्यादा बोझिल मत करो सवालों से मामला। मतलब ये नहीं बोला, मैं उनका भाव बता रहा हूं, बस अगली तारीख पे आते हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम ने कहा अपने वकीलों के जरिए कि भाई मेरे खिलाफ सबूत दिखाओ, आरोपी कह रहा है कि सबूत दिखाओ। जज साहब कह रहे हैं अगली तारीख पे मिलेंगे। और चंद्रचूड़ पॉडकास्ट में ज्ञान दे रहा था, मैं सम्मान नहीं कर सकता हूं भाई, जीवित रहूंगा जब तक रहना होगा। क्या बोल रहा था पॉडकास्ट में? ये वकील लोग जो है, ये थोड़ा तय करेंगे कि किसकी बेंच में जाए, इनकी वजह से 5 साल से लटका हुआ है। आप, चुनाव आयोग का वकील आता है, वो जो मन कहे वो कह के चला जाता है। दिल्ली पुलिस का वकील आएगा, जो मन कहेगा कह के चला जाएगा। अब मुझे पता है, जिस दिन मेरा खिलाफ होगा, मेरा वकील जब कहेगा कुछ भी, तो मेरे वकील से आप लोग वो खोदोगे, बीनोगे, जितने में घोंसला चिड़िया का तैयार हो जाए। अदालतें पूरे देश को सबने, अच्छा बेसिकली क्या है, विशेषज्ञ कि कानून के जानकार है, अदालत ही बताएगी कानून। अरे अदालत कानून बताएगी, तर्क शक्ति अदालत नहीं बताएगी। एक मानवीय तर्क, सामान्य मानवीय तर्क बताते हैं कि कौन क्या कर रहा है। यही तर्क की बात किया सुकरात, तो उसको जहर दे दिया गया था। उसी दौर में आप लोग देश को वापस मत ले जाइए, ये निवेदन है। फिर मैं कहां कहां का जोड़ जाड़ करके फिर यहां तक पहुंचा दिया मामला, क्योंकि बहुत एक एक के बाद एक खबरें देखते हैं दिन भर हम ना हेमंत भाई, मन होता है कि छोड़ दें, सब छोड़ दें, बस ईश्वर इतनी हमको सद्बुद्धि दे कि कहीं जा करके 2 रोटी खा कोने में पड़े रहें, छोड़ दें सब दिखाना बताना। किसके लिए? कोई फर्क नहीं है, किसी पे नहीं फर्क होने वाला। मौज में देश चल रहा है, जनता जय जयकार कर रही है ना। तो खैर, मैं फिर भी कई बार आप लोग कहते हैं कि आप जो है
निगेटिव बात करते हैं, निगेटिव बात नहीं करते, जब पूरा देश ही निगेटिव है तो हम कहाँ उसमें पॉजिटिव चल जो है ताल चटकाव में क्या मतलब रहा। फिर भी फाइनल कमेंट एक बार फिर नहीं नई उम्मीद के साथ। आशीष भाई, देखिए जो न्यायपालिका होती है ना, न्यायपालिका कहीं आइसोलेशन में मत देखिए उसको। जब पूरे देश का सारा ढांचा चरमरा जाए, विधायिका देख लीजिए, कार्यपालिका देख लीजिए, बीजेपी शासित राज्यों की विधानसभाएं देख लीजिए, दिल्ली में संसद देख लीजिए। संसद में आखिरी बार आपने कोई प्रोडक्टिव कोई भी डिस्कशन लास्ट टाइम कब देखा था? जो मेरिट पे हमारे यहाँ जबरदस्त किस्म के जो बहस चर्चा वो हुआ करते, कब देखा था आखिरी बार? और विपक्ष की मांग पर अब तक मोदी सरकार ने कौन सी चर्चा करा दी? चाइना का इतना बड़ा वो हो गया, सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं, आज तक दो शब्द बोले गए। जो मर्जी आए, राजनाथ सिंह खड़े होते हैं जो ज्ञान दे करके, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे कुछ हो, बात ही खत्म, छुट्टी। तो जब कार्यपालिका का यह हाल है, जब विधायिका का यह हाल है, तो न्यायपालिका ही बची थी। और न्यायपालिका में भी जो लोग हैं वो समाज से ही तो आते हैं ना, कहीं ऊपर से तो आते नहीं, वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं, वो इसी समाज से आते हैं। तो जब सब कुछ कंप्रोमाइज हो गया तो हम न्यायपालिका से ही ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो जैसी उम्मीद करते हैं हम वैसे खड़े रहे? तो ये ऑल अक्रॉस द बोर्ड जो मूल्यों की, जो संविधान की जिस तरीके का अवमूल्यन हो रहा है, वो एक उसका हिस्सा है, जो सिस्टम का हिस्सा है, वो एक सीरीज जारी है। ये कब तक चलता रहेगा? अब ये पूरी दुनिया को पता लगने लगा है कि हम किस तरह की डेमोक्रेसी, ये साफ होने लगा। डेमोक्रेटिक इंडेक्स में हमारा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, अंगर इंडेक्स में, जितने इंडेक्स दुनिया में, अब तो पासपोर्ट वाला भी डंका था वो भी खुल गया आपका। तो सारी चीजें सामने आने लगी। ये तो सत्ताधीशों को देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ही वो जिस लक्ष्य के साथ आए हैं कि बनाना रिपब्लिक बना के छोड़ेंगे इस देश को, क्या वो उसकी तरफ बढ़ गए हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, जो ये आनंद वाला मामला है, इसको आइसोलेशन में मत देखिएगा। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई जज कुछ भी कर ले। वो जो लोग हैं जिन्होंने ये सारी की सारी एप्लीकेशन लगाई थी, केवल एक ही तो भागा है ना, डाटा सेंटर वाला, बाकी लोग तो दे आ रहा है। पुलिस जब भी एसआईटी चाहेगी उनको उठा लेगी। उनमें अच्छा, उसमें ऐसा मत देखिए, एक एप्लीकेशन लगाने के 80 रुपए दिए गए हैं बाकायदा। वो 80 रुपए किसने तय किए? मैंने आपने तो किए नहीं, कहीं से तो तय हुए होंगे ना। और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, उसका कोई एक पॉइंट्समैन भी होगा। और वो आपको क्या लगता है कि एक ही कंस्टिट्यूंसी में है? 3 कंस्टिट्यूंसी के नाम आ चुके हैं। और जो मेरी जानकारी है, जो मेरी बात हुई वहां पे, वो ये कह रहे हैं कि सारी कंस्टिट्यूंसियों में नहीं करते हैं। हर एक स्टेट के अंदर जो मैं कहता हूँ ना आपको, डेटा मैनिपुलेशन करते हैं। ये तो जहां हार 40-50%। जहां हार जीत का मार्जिन थोड़ा है ना, 2000 हाँ से हाँ। लेकर के और 15,000 का जो मार्जिन, तो पैटर्न इनका 2000 से 15,000 के मार्जिन वाली सीटों पर ये इस तरह का खेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। ठीक। और उसके बाद भी अगर काम ना चले तो फिर वो करते हैं जो बिहार में किया, उसको एसआईआर बोलते हैं। तो बिहार वाले के भी परिणाम नहीं आए हैं कि बिहार वाले में क्या हुआ फाइनली। मुझे और आपको तो अंदाजा है क्या रिजल्ट होगा। उसके बावजूद भी बिहार के परिणाम देखे बिना, इतना भरोसा है गणेश कुमार गुप्ता जी को अपनी टेक्निक पे कि उन्होंने बिहार के परिणाम देखे बिना, इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं आप, उन्होंने पूरे देश में एसआईआर कराने का फैसला ले लिया। पूरे देश में जो तत्कालीन पूर्व चुनाव आयुक्त थे, मैंने पहले भी चर्चा की आपसे, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हर साल रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का। जब चुनाव वाला साल होता है उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, तो रूटीन में हर एक उसके अंदर स्पेशल रिवीजन बोलते हैं। तो जब हर साल हो रहा है, चुनाव के समय ज्यादा हो रहा है, तो ऑल ऑफ ए सडन ये पूरे देश में एसआईआर की कवायद कहां से है? तो बताया गया है कि साहब ये तो जो घुसपैठिए जो है उनके कारण विदेशी नागरिक। तो सवाल पूछा गणेश गुप्ता से उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने भी देखा, 24 सवालों के जवाब दिए भाई ने, केवल एक सवाल को टक कर गया, और वो क्या था कि बिहार के अंदर कितने विदेशी मिले, कितने घुसपैठिए मिले, कोई मिले हो तो बताए, बताए। या बिना पता किए इतनी बड़ी कवायद कर डाली आपने। गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते, गृह मंत्री का कोई भाषण बिहार के प्रचार में देख लीजिए, घुसपैठिए के बिना खत्म होता हो तो बता दीजिए। ये सारी परिस्थितियां कुछ कह रही हैं, और वो कह रही कि जो हमारा जो चुनाव आयोग था, जिसकी निष्पक्षता को देखने के लिए, हमारे वोटिंग के सिस्टम को देखने के लिए पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के लोग आया करते। आज जो आपने देखा था ना, जो कुरैशी साहब के टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बना था इतना बड़ा, आज उस पूरे खेल को अगर आप उस भवन को देखने जाए, तो मुझे बहुत कहते हुए बहुत भारी मन से मैं कह रहा हूं कि इस देश के चुनावी लोकतंत्र का स्मारक है वो। कैसा चुनाव होता था
और कैसा चुनाव ज्ञानेश कुमार गुप्ता या राजीव अग्रवाल जैसे लोग कराने पे उतारू हो गए हैं कुछ सत्ताधारी ताकतों के जरिए। फिर आप वैसे ही कह दीजिए, हर साल पुतिन पुतिन भी तो वो करते हैं ना चुनाव, हर बार उनकी पॉपुलैरिटी 2 से 3% बढ़ जाती है और उनका जो भी चैलेंजर होता है उसको चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो वन नेशन और वन लीडर कर दीजिए, ठाके बात ही करता हूं, अगर हिम्मत है तो, वरना लोकतंत्र का इतना हौसला छोड़ दीजिए। चुनाव आयोग से कोई पूछे कि आपने जांच कराई आनंद की, आपके ऑफिशियल्स ने एफआईआर कराई, उसके बाद जो पुलिस मांग रही है, जो सीबीसीआईडी मांग रही थी वहां पे, आपने क्यों नहीं दी वो डिटेल्स? कोई है जवाब देने वाला? या जिन्होंने जवाब नहीं दिया इतने चिट्ठियों के बाद भी, क्या उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा? उनकी जवाबदेही तय होगी? मैं तो एज ए पत्रकार यही सवाल पूछ सकता हूं। और ये देश के लोग देख लें कि जिस डेमोक्रेसी के नाम पर वो जिंदा है, जिस डेमोक्रेसी को वो जीते हैं, क्या ये वो डेमोक्रेसी है भी? यही कुछ और है? क्या राजीव अग्रवाल तय करेंगे, ज्ञानेश गुप्ता तय करेंगे, या इस देश का संविधान प्रिवेल करेगा, या सत्ताधारी लोग जो चाहेंगे वो कर लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल को फैसला दर्शकों को ही करना है, जनता को ही करना है कि वो उसको किस रूप में इसको फाइनल कंक्लूजन तक लेकर के जाए। एक बात तय है, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, राजीव अग्रवाल और अरोड़ा से पहले जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हैं, किसी से फोन कर लो आप, रात को आधी रात भी फोन उठाते हैं, एवरीबडी इज अवेलेबल। ये तीन कहां है? तीन कहां है? अरोड़ा कहां है? राजीव अग्रवाल गए थे वहां पर, कह रहे थे डिटॉक्स करने के लिए मैं हिमालय में जाऊंगा, पता ही नहीं। सारे मीडिया ने पूछा, एक बार खबर चल पड़ी कि वो विदेश भाग गए, तो सूत्रों ने बताया आपकी प्रिय एजेंसी को कि नहीं वो देश में ही। और ज्ञानेश गुप्ता, इन तीन से ही तो शुरू हुआ सारा खेल। पुराने इलेक्शन कमिश्नर रावत साहब तक के, कुरैशी साहब तक के, लवासा साहब तक के रोज आर्टिकल्स लिखते हैं, मीडिया से बात करते हैं, सारी चीजें। तो घूम रहे देश में, ये सब ये विलुप्त प्रजाति के हैं। ये इतना इतना कहां से विलुप्त प्रजाति है ये सब? कोई अपने मुल्क से, देश से, लोकतंत्र से, संविधान से इतना ज्यादा खिलवाड़ करने वाला विलुप्त ही प्रजाति का होता है। विलुप्त हो जाते हैं सब अपना कारनामा करने के बाद, ये सब गायब हैं। मैं वही मैंने एक दिन कहा था कि सारे आप देखिए, धनखड़ गायब, धनखड़ के पहले वालों को आप खोज लीजिए, वेंकैया चले गए, हमेशा दिखते रहे। जो है हामिद अंसारी अभी भी बीच बीच में खबरों में आ जाते हैं, अपना वो देते रहते हैं, एक अपनी ओपिनियन देते रहते हैं। धनखड़ गायब, 100 दिन पूरे हो गए उपलब्धि धनखड़ की। आप ये चुनाव आयुक्तों को देख लीजिए, जो अरोड़ा, ये राजीव कुमार गायब है। मतलब जिसके पे खबर हो गई कि वो देश छोड़ के भाग गया, तब भी नहीं 10 सेकंड का वीडियो कर दिया कि हिद्दे बानी हम यहाँ पे बैठे हैं, तब भी नहीं बोला। इसी से इनके लिए कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति समाज से मुंह चुरा करके बिल में घुस के बैठा हो, यही प्रमाण कि उस व्यक्ति की नीयत कैसी है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, जो होगा देखा जाएगा। कुछ जो जो होगा वो सामने है और आगे वाला आएगा, देखा जाएगा और झेला जाएगा। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।